आज हम इतिहास की एक ऐसी लड़ाई पर बात करने वाले हैं जहां नतीजा सिर्फ तलवारों से नहीं लिखा गया, बिल्कुल, बल्कि कह सकते हैं भूगोल और एक तरह की जिद से लिखा गया। बिल्कुल। ये कहानी है महाराणा प्रताप और अकबर की ताकतवर सेना के बीच उदयपुर किले के लिए हुए उस बड़े संघर्ष की। नमस्कार। हमारे पास जो भी जानकारी है वो इस लड़ाई की एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर पेश करती है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि मेवाड़ के स्वाभिमान की कहानी थी। सही बात है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक छोटी सी सेना ने उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य को टक्कर दी। हाँ, ये समझना जरूरी है। हम रणनीति, वो अहम मोड़ और उस जज्बे को समझने की कोशिश करेंगे जिसने इस लड़ाई को, आप कहिए, इतिहास में अमर कर दिया। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और इस लड़ाई को समझने के लिए इसका संदर्भ जानना बहुत ही जरूरी है। हाँ, ये वो दौर था जब चित्तौड़ का किला वो पहले ही मुगलों के हाथ में जा चुका था। अच्छा। तो बादशाह अकबर की नजर अब पूरे मेवाड़ पर थी और महाराणा प्रताप उनके इस इरादे के सामने, कह सकते हैं, सबसे बड़ी चट्टान बनकर खड़े थे। तो मतलब उदयपुर पर कब्जा करना अकबर के लिए एक तरह से सिंबॉलिक था। हाँ, सिर्फ एक और जमीन का टुकड़ा जीतना नहीं था, ये मेवाड़ की आत्मा को, उनके स्वाभिमान को कुचलने जैसा था। तो ये लड़ाई सिर्फ एक किले की नहीं, बल्कि मेवाड़ की पहचान की लड़ाई थी। तो जाहिर है दांव पर बहुत कुछ लगा था। चलिए तैयारियों से शुरू करते हैं। दोनों तरफ माहौल कैसा था? एक तरफ महाराणा प्रताप थे। प्रताप के बारे में जो एक बात इन सभी खातों में उभर कर आती है वो ये कि हार शब्द शायद उनकी सोच में था ही नहीं। बिल्कुल। उन्हें अंदाजा था कि जंग तो होकर रहेगी, इसलिए हर गांव, हर घाटी में यह संदेश भेजा गया था कि तैयार रहो। हाँ, और वो संदेश सिर्फ तैयारी का नहीं था, वो एक तरह से मेवाड़ की अस्मिता को, उसकी पहचान को जगाने का बुलावा था। सही। प्रताप अपनी सेना की असलियत जानते थे। गिनती में कम थे, संसाधन सीमित थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो किसी भी सेना को ताकतवर बना सकती थी। क्या? अपने लोगों का साथ और अपनी जमीन के लिए लड़ने का मकसद। उनकी हिम्मत कुछ ऐसी थी जिसे तोड़ना आसान नहीं था। और दूसरी तरफ थी अकबर की शाही फौज। जाहिर है उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। कोई कमी नहीं। उस दौर की सबसे बड़ी और सबसे संगठित सेनाओं में से एक भेजी गई थी। हजारों घुड़सवार, पैदल सैनिक, हाथियों का पूरा दस्ता और सबसे खतरनाक, उनकी तोपें। हाँ, उनकी तोपें। उस समय तोपखाना किसी भी जंग का रुख पलट सकता था। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, उदयपुर को चारों तरफ से ऐसा घेरो कि प्रताप के पास घुटने टेकने के अलावा कोई और रास्ता ही ना बचे। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ मुट्ठी भर लोग जो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ एक साम्राज्य की पूरी ताकत। यहां पर अक्सर लोग क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की बात करते हैं, लेकिन क्या ये इतना सीधा था? देखिए, ये लेबल लगाना तो आसान है, पर यहां बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। अच्छा। यहां सबसे बड़ी सीख ये नहीं है कि एक छोटी सेना ने बड़ी सेना को हराया, बल्कि यह है कि प्रताप ने मुगल सेना की सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दिया। मतलब उनकी विशाल संख्या को। हाँ, उनकी विशाल संख्या को। उन्होंने लड़ाई को एक ऐसे मैदान में खींच लिया जहां ज्यादा होना एक बोझ बन गया, एक मुसीबत। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब युद्ध का मैदान ही अपने आप में एक हथियार बन गया। बिल्कुल। तो उदयपुर किले की बनावट में ऐसा क्या खास था? उदयपुर का किला सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थी, वो, कह सकते हैं, मेवाड़ की जिद और उसके स्वाभिमान का जीता जागता सबूत था। ये अरावली की पहाड़ियों के बीच बना था, तो यहां सीधे सपाट मैदान नहीं थे, बल्कि तंग घाटियां थीं, ऊंचे नीचे रास्ते, तीखी ढलाने। तो मुगलों की भारी भरकम सेना और तोपों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें इन रास्तों पर लाना और जमाना ही अपने आप में एक जंग थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही किले का भूगोल उसे बचाने वाले सैनिकों से भी ज्यादा जरूरी साबित हो रहा था? हाँ, बहुत हद तक। अगर ये किला किसी मैदानी इलाके में होता तो क्या नतीजा कुछ और होता? शायद हम आज ये चर्चा ही नहीं कर रहे होते। अकबर की सेना को खुले मैदानों में लड़ने की आदत थी, जहां वो अपनी संख्या का, अपने तोपखाने का पूरा फायदा उठा सकते थे। और यहां प्रताप ने भूगोल को ही अपना सबसे बड़ा सेनापति बना लिया था। ये एक शानदार रणनीति थी। जो तंग रास्ते मुगल सेना की रफ्तार को रोक रहे थे, वही रास्ते प्रताप के सैनिकों के लिए घात लगाकर हमला करने की सबसे बेहतरीन जगह बन गए।
वो इन पहाड़ियों को अपनी हथेली की तरह जानते थे। और मुगल सेना के लिए ये एक अनजान और खतरनाक भूल भुलैया थी। बिल्कुल। तो दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। मुगलों ने पहला कदम कैसे उठाया? जाहिर है उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी तोपों का ही इस्तेमाल किया होगा। बिल्कुल। लड़ाई की शुरुआत सुबह सुबह तोपों की जोरदार गरज से हुई। उसकी आवाज तो मीलों तक गूंज रही होगी। हाँ, और ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला भी था। ये दिखाने की कोशिश थी कि देखो तुम कितनी बड़ी ताकत से टकरा रहे हो। कहते हैं किले की दीवारें तक कांप उठी थीं। लेकिन प्रताप की सेना इसके लिए तैयार थी। उन्होंने किले की दीवारों पर दुश्मन के आने का इंतजार नहीं किया, है ना? नहीं, उनकी रणनीति सक्रिय रक्षा की थी, मतलब एक्टिव डिफेंस के। उन्होंने लड़ाई को किले से बाहर उन पहाड़ी ढलानों पर खींच लिया। अच्छा। जैसे ही मुगल सैनिक आगे बढ़ने की कोशिश करते, ऊपर पहाड़ियों से तीरों और पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती। आप कल्पना कीजिए, हजारों सैनिक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें यह भी नहीं पता कि अगला पत्थर या तीर कहां से आएगा। बिल्कुल। मुगलों का पहला बड़ा हमला किले की दीवारों तक पहुंचने से पहले ही नाकाम हो गया। और इसी उथल पुथल के बीच वो पल आता है जिसका जिक्र बहुत नाटकीय ढंग से किया जाता है। महाराणा प्रताप खुद मैदान में उतरते हैं। और एक लीडर का अपने सैनिकों के बीच होना लड़ाई के मैदान में, इसका असर बहुत गहरा होता है। जब सैनिकों ने अपने राजा को, प्रताप को, उनके घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी तरफ आते देखा होगा तो उनका जोश 100 गुना बढ़ गया होगा। ये एक संदेश था कि ये लड़ाई सिर्फ हुक्म देकर नहीं लड़ी जा रही, बल्कि उनका राजा उनके साथ, उनके आगे खड़ा है। ये सोचना भी कमाल है कि इतिहास में कुछ जानवरों के नाम उनके सवारों जितने ही अमर हो जाते हैं। सही कहा। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि उस लड़ाई का एक किरदार बन गया। सही कहा आपने। चेतक की रफ्तार और प्रताप की तलवार, ये जोड़ी उस वक्त मेवाड़ की हिम्मत का प्रतीक बन गई थी। उनके आने से लड़ाई का माहौल ही बदल गया। ये सिर्फ एक राजा का आना नहीं था, ये उम्मीद का, साहस का मैदान में उतरना था। तो पहले हमले की नाकामी के बाद मुगल सेना ने क्या किया? उन्होंने अपनी रणनीति बदली होगी। उन्होंने अपनी ताकत और बढ़ाई। इस बार हाथियों के दस्ते को आगे किया गया। अच्छा। जिनके ऊपर लोहे की ढालें लगी थी ताकि तीरों का असर न हो। उनके पीछे पैदल सेना की टुकड़ियां थीं। यह एक बहुत बड़ा और जोरदार हमला था। लेकिन वो फिर से उसी जाल में फंस गए। हाँ, वही पहाड़ी ढलाने। हाथियों के लिए उन ढलानों पर संतुलन बनाना मुश्किल था और प्रताप के सैनिक लगातार ऊपर से हमला कर रहे थे। इंतजार। तो आप कह रहे हैं कि सीधी टक्कर में बात नहीं बन रही थी। यहीं पर प्रताप ने लड़ाई के बीच में ही अपनी पूरी रणनीति बदल दी। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा फैसला रहा होगा। यह एक बहुत बड़ा और समझदारी भरा फैसला था। प्रताप जानते थे कि वो एक विशाल सेना से आमने सामने की लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते। उसमें नुकसान बहुत होता। हाँ, नुकसान बहुत होता। इसलिए उन्होंने वो तरीका अपनाया जो मेवाड़ की जमीन के लिए ही बना था, गुरिल्ला युद्ध नीति। मतलब मारो और भाग जाओ वाली रणनीति। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ मारो और भाग जाओ नहीं था, ये बहुत ही सुनियोजित था। कैसे? रात के अंधेरे में मुगल कैंप पर अचानक हमला करना और फिर तेजी से पहाड़ियों में गायब हो जाना। दुश्मन जब तक संभले तब तक मेवाती सैनिक दूर जा चुके होते थे। रास्तों में घात लगाकर बैठना और जब मुगलों की कोई टुकड़ी गुजर रही हो तो उस पर तीरों से हमला कर देना। इस रणनीति ने मुगल सेना को बुरी तरह उलझा दिया। ये रणनीति तो काफी कारगर लगती है, लेकिन इसमें जोखिम नहीं था। अगर गुरिल्ला दस्तों में से एक भी पकड़ा जाता तो? जोखिम तो था और बहुत बड़ा था, लेकिन ये एक सोचा समझा जोखिम था। प्रताप के सैनिक छोटे छोटे दस्तों में काम कर रहे थे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी जमीन को जानते थे। वो जानते थे कि हमला करने के बाद कहां छुपना है, कौन से गुप्त रास्ते हैं। मुगलों के लिए वो एक अदृश्य दुश्मन की तरह थे जो कहीं से भी हमला कर सकता था। तो ये सिर्फ रसद की लाइन काटना नहीं था, ये दुश्मन के दिमाग पर हमला था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सोचिए उस मुगल सैनिक के बारे में जो शायद दिल्ली या आगरा से हजारों मील दूर से आया है इस अनजान, गर्म और पथरीले इलाके में। उसे पता ही नहीं कि अगली चट्टान के पीछे से कौन सा तीर आएगा, यार रात में सोते हुए उसके कैंप पर कब हमला हो जाएगा, हर पल एक डर बना रहता था। ये मानसिक थकान किसी भी शारीरिक थकान से ज्यादा खतरनाक होती है। उनकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, उनका हौसला टूट रहा था। और राजस्थान की गर्मी और पानी की कमी ने भी उनकी मुश्किलें बढ़ाई होंगी। यकीनन मुगलों की विशाल सेना को बहुत ज्यादा रसद और पानी की जरूरत थी। और गुरिल्ला हमलों ने उनकी सप्लाई लाइनों को निशाना बनाया होगा। बिल्कुल, जिससे उन तक मदद पहुंचना मुश्किल हो गया। तो एक तरफ लगातार हमले, दूसरी तरफ गर्मी और थकान, और तीसरी तरफ घटते संसाधन। तो अकबर की ताकतवर सेना धीरे धीरे एक फंसी हुई
थकी हुई भीड़ में बदल रही थी। सही। तो अब लड़ाई उस मोड़ पर आ गई थी जहां मुगल सेना कमजोर पड़ चुकी थी और बिखरी हुई थी। यहीं पर प्रताप ने अपना आखिरी दांव खेला होगा। हाँ, और ये सबसे साहसी कदम था। गुरिल्ला हमलों से दुश्मन को अच्छी तरह थकाने और कमजोर करने के बाद प्रताप ने अपनी पूरी ताकत के साथ सीधे मुगल सेना के मुख्य दस्तों और उनके कमांडरों पर हमला कर दिया। अब वो छिपकर वार नहीं कर रहे थे। नहीं, अब वो आमने सामने की टक्कर ले रहे थे, लेकिन अपनी शर्तों पर और अपने चुने हुए वक्त पर। ये तो बहुत बड़ा जुआ था। अगर ये हमला नाकाम होता तो शायद सब कुछ खत्म हो जाता। बिल्कुल, लेकिन ये एक कह सकते हैं कैलकुलेटेड जुआ था। एक कुशल सेनापति जानता है कि निर्णायक हमला कब करना है। और प्रताप ने सही समय का इंतजार किया। हाँ, जब दुश्मन शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से टूट चुका हो, तब किया गया एक जोरदार हमला उसकी कमर तोड़ सकता है, और वही हुआ। उस आखिरी लड़ाई का मंजर कैसा रहा होगा? खातों के मुताबिक वो कई घंटों तक चली एक बहुत ही भीषण लड़ाई थी। कहा जाता है कि प्रताप की तलवार चक्रवात की तरह घूम रही थी और चेतक की रफ्तार बिजली जैसी थी। मेवाड़ी सैनिक जो अब तक छोटे छोटे हमले कर रहे थे, अब पूरे जोश के साथ टूट पड़े। और थकी हुई और हतोत्साहित मुगल सेना इस सीधे और ताजे हमले को झेल नहीं पाए। उनका अनुशासन टूटने लगा, हाथी डर कर भागने लगे और आखिरकार उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। और जब एक बड़ी सेना भागना शुरू करती है तो उसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। हाँ, वो सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, वो उनके घमंड की, उनकी श्रेष्ठता की हार थी। वो उस जमीन से हार गए थे जिसे वो जीतने आए थे। और आखिर में उदयपुर का किला वैसे ही शांत से खड़ा रहा, अडिग, अभेद्य और अजेय। बिल्कुल। तो इसका कुल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो ये जीत आखिरकार किन चीजों का नतीजा थी? देखिए, ये जीत सिर्फ बहादुरी की नहीं थी, ये स्मार्ट रणनीति की जीत थी। ये इस बात की जीत थी कि आप अपनी कमियों को अपनी ताकत में कैसे बदलते हैं। जैसे प्रताप के पास संख्या बल नहीं था, तो उन्होंने भूगोल को अपना हथियार बनाया। उनके पास तोपें नहीं थी, तो उन्होंने रफ्तार और गुरिल्ला हमलों का इस्तेमाल किया। और सबसे बढ़कर ये उस नेतृत्व की जीत थी जिसने अपने लोगों को ये यकीन दिलाया कि वो जीत सकते हैं। हाँ? प्रताप ने यह साबित किया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग, हिम्मत और अपनी जमीन की गहरी समझ से जीती जाती है। लड़ाई तो जीत ली गई, लेकिन संघर्ष तो अभी लंबा चलना था। बिल्कुल। जीत के बाद प्रताप ने अपने सैनिकों से कहा था कि यह जश्न मनाने का नहीं, बल्कि और सतर्क रहने का वक्त है, क्योंकि मातृभूमि की रक्षा एक दिन की लड़ाई नहीं, ये जीवन भर का व्रत है। ये दिखाता है कि प्रताप के लिए ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि अपनी आजादी और अपने स्वाभिमान के लिए एक लगातार चलने वाला संघर्ष था। और अंत में, जैसा कि हमारे स्रोतों में कहा गया है, पराजित होना अलग बात है, लेकिन झुकना मेवाड़ को कभी मंजूर नहीं। शायद यही भावना इस पूरी लड़ाई का सार है। बिल्कुल। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। किसी भी संघर्ष का नतीजा सिर्फ इस बात से तय नहीं होता कि किसके पास ज्यादा संसाधन या ज्यादा लोग हैं। कभी कभी अटूट इरादा, जमीन से जुड़ाव और लीक से हटकर सोचने की क्षमता इतिहास का रुख मोड़ सकती है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे कुछ ऐतिहासिक घटनाएं और कुछ नायक सदियों बाद भी एक पूरे इलाके की पहचान, उसके स्वाभिमान और उसकी प्रेरणा का प्रतीक बने रहते हैं। उदयपुर की ये लड़ाई सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये उस जज्बे की एक मिसाल है जो आज भी गूंजती है।